अब हम लोग जनरल साइंस का अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है लाइट। तो लाइट में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में और किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लैक बुक में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। तो अगर ऑटोमोबाइल्स में हम लोग को रियर साइड में ट्रैफिक देखना है, यानी कि पीछे वाले में ट्रैफिक देखना है, पीछे साइड में क्या कितना ट्रैफिक है, ठीक है, तो वो जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो वो हो जाएगा कन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कन्वेक्स है तो उस मिरर को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आसान सा था। इन विच मिरर इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि कन्वेक्स में वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और पॉइंट साइज बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कन्वेक्स। नेक्स्ट है हमारा, विच मिरर हैज़ ए वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें बहुत ज़्यादा वाइड देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स मिरर वाइड दिखता है तभी हम लोग रियर व्यू मिरर होता है उसमें हम लोग कन्वेक्स ही यूज़ करते हैं, ताकि पीछे जितना भी गाड़ी है सारा का सारा आ जाए, एक छोटे से मिरर में आ जाए। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ने से पहले ये सब देख लेते हैं जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि रियर व्यू मिरर जो है वो कौन सा मिरर होता है, तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो क्या क्या करता है, छोटे से जगह पे, छोटे से मिरर पे बहुत ज़्यादा वाइड एरिया आपको दिखा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बात करें रोड पे जो लाइट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी कन्वेक्स होते हैं। ये क्या करता है, कन्वेक्स की और एक खासियत बात जान लीजिए, प्रॉपर्टी जान लीजिए कि कन्वेक्स जो है लाइट को स्प्रेड करता है, यानी कि लाइट को फैलाता है, जबकि कनकेव जो है वो लाइट को कंसंट्रेट करता है छोटे से जगह पे। तो अगर रोड पे लैंप है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रोशनी को फैलाना पड़ेगा, तभी दूर दूर तक दिखेगा सब कुछ। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, कन्वेक्स यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी क्या यूज़ होता है, वहाँ पे भी कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर। ठीक है, उसके बाद बात करें डेंटिस्ट के द्वारा जो यूज़ किया जाता है वो भी कनकेव ही होता है। नेक्स्ट टॉर्च या बीम लाइट बोलें या फिर हेडलाइट बोलें, ठीक है, ये सारे जगह पे कनकेव मिरर का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है एक छोटे से जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे सोलर फर्नेस की बात करें तो लाइट को जब एक जगह कंसंट्रेट करेगा तभी तो जल्दी हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का एक खास बात याद रखना है आपको कि कनकेव मिरर जो है वो लाइट को कंसंट्रेट करता है एक छोटे से जगह पे, जबकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को स्प्रेड करता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे जैसे सेविंग मिरर में हम लोग क्या देखते हैं, छोटे से छोटे दाना हो जाता है, अपने चेहरे पे कुछ भी हो जाता है तो उसको देखते हैं। तो ये कनकेव मिरर क्या करता है, आप उस इमेज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, जैसे बात करें इसकी डेंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो कनकेव मिरर इसलिए भी लगाते हैं ताकि वो उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिरर इज़ यूज बाय डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग आई, ईयर्स, नोज, थ्रोट। तो अभी बात की है कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है कनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच मिरर इज़ यूज टू कंसनट्रेट लाइट ऑन ए गिवन स्पॉट। अभी बात की है कौन से मिरर में हम लोग लाइट को कंसंट्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर। नेक्स्ट है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ऐसा इमेज जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया है और कैन नॉट बी ऑब्टेन, स्क्रीन पे ऑब्टेन भी नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे वर्चुअल इमेज किससे बन रहा था, कन्वेक्स से मिल रहा था। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ निकालते कैसे हैं, कितना इमेजेस बनेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर ऑड आता है, ठीक है, अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा, यहाँ पे जैसे बात करें 360 डिवाइडेड बाई 120, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका अलग से कंसेप्ट है, तो अब आपको आगे बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कर देते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 120। तो इसका 2 कंसेप्ट है। ठीक है, बात करें कुछ एंगल्स दिए हुए रहते हैं, उसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो करेंगे क्या हम लोग, 360 को डिवाइड करेंगे एंगल से। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 360 डिवाइडेड बाई 30, 12 आ रहा है, -1 कर देंगे। ठीक है, सारे में क्या, अगर
अगर इवन आ रहा है तो -1 कर देंगे, ऑड आएगा तो छोड़ देंगे ऐसे ही। लेकिन सिमेट्री एक और कंसेप्ट आता है जो कि 120 डिग्री पे आता है कंसेप्ट। वो क्या होता है, एक होता है सिमेट्री। अगर सिमेट्रिकल होगा तो दो हो जाए, नंबर ऑफ इमेजेस 2 बनेंगे। अगर एसिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगे। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द मिरर। तो यहाँ पे एंगल का आपको समझना है कि किसके साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, मिरर के साथ 50 डिग्री एंगल बना रहा है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। कैसे आया अब बात करते हैं। ठीक है, तो ये मिरर है, मिरर से इंसिडेंट रे कितना डिग्री बना रहा है, 50 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, तो बात करें नॉर्मल से कितना बनाएगा, ये बच गया 75, ये टोटल 90 होता है, तो ये 15 दिया हुआ था तो ये 75। और हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, रो ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो पूछा गया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 75 + 75 कितना हो गया 150। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि मिरर से एंगल बोला है या कहीं और से बोला है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था मिरर से, तो मिरर से एंगल 15 डिग्री कर दिए। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर द वर्ल्ड लुक विल लुक लाइक। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए थे कि कौन सा किस तरह का दिखेगा प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उसका आंसर था एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा गया था, उसमें पूछा गया था कि किस तरह का दिखेगा, तो एम्बुलेंस दिखता है। ठीक है, विच एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो कौन सा एंगल इक्वल होता है, अभी बात किए तो वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन ए कनकेव मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज विल बी। अगर कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो इमेज भी जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, कैसे बनता है, क्या बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ पे बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका एक थ्योरी जो है आपको दिमाग में रख लेना है कि जब भी कोई रे, ठीक है, पैरेलली अगर मिरर पे इंसिडेंट करता है तो वो फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोकस है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई रे पैरेलली इंसिडेंट करता है मिरर पे तो वो फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये वाला वैल्यू निकला है कि इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर। तो इमेज जो फॉर्म करेगा कनकेव मिरर में देन ऑब्जेक्ट, तो क्या लार्जर बनेगा या स्मॉलर बनेगा, तो ये हो जाएगा कैन बी स्मॉलर और लार्जर। ठीक है, कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो लार्जर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड। पैराबोलिक्स मिरर जो यूज़ होता है वो कार हेडलाइट में यूज़ होता है। ठीक है, कार हेडलाइट की बात करें तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वहाँ पे कनकेव मिरर भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता था कि कनकेव मिरर, ऑप्शन में अगर कनकेव मिरर आता तो कनकेव मिरर मार सकते थे। ठीक है, कनकेव मिरर आर यूज्ड इन कार हेडलाइट्स। ठीक है, ऐसे होता था। इफ़ ऑब्जेक्ट अपियर इन लार्ज एंड इन्वर्टेड, बोल दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है अपियर कर रहा है इन लार्ज, ठीक है, बड़ा साइज का, इन्वर्टेड है, इन ये रियर व्यू मिरर, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज। तो कैसा, किस टाइप का यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा कनकेव। ठीक है, नेक्स्ट, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर की बात करें तो क्या होता है, सेविंग मिरर में कनकेव यूज़ होता है। ठीक है, कनकेव मिरर यूज़ होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बात की है, टॉर्चेज में जो होता है, उसके बाद हेडलाइट में जो होता है वो कौन सा मिरर होता है, तो वो होता है कनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि लाइट को एक छोटे से जगह पे फोकस करना रहता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सिचुएटेड फॉर यूज़ इन सोलर कुकर। ठीक है, किस तरह का मिरर, तो ये भी हो जाएगा कनकेव। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ठीक है, तो पूछा गया है कनकेव मिरर में जब अगर इमेज कहाँ पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल एंड फोकस के बीच में, तो ये हो जाएगा, ये जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इन लार्ज बनेगा। कैसे बनता है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। प्लेन मिरर के द्वारा जो साइज बनता है, इमेज का जो साइज बनता है वो ऑब्जेक्ट के क्या बड़ा होता है, छोटा होता है या सेम होता है, तो वो हो जाएगा इक्वल होता है। ठीक है, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 19 का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद और भी था। ठीक है, तो होता क्या है, आपको ये कनकेव मिरर के कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है इन्फिनिटी पे, यानी कि इन्फिनिटी पे है, तो उसका जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, याद रखना है, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है का वो फोकस पे बनेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को आहिस्ते आहिस्ते इधर की ओर लेके जाएंगे तो इमेज जो है वो इधर की ओर भागेगा, फोकस से दूर की ओर भागेगा। दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज़, क्योंकि काम आने वाला है अभी। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो कहाँ पे बन रहा था इमेज, फोकस पे। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे वैसे वैसे फोकस इधर दूर की ओर भागेगा। देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में। ठीक है, अब सी को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के बाद, अब इन्फिनिटी पे नहीं है, करीब लेकर के आ गए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि फोकस क्या करेगा, इमेज जो बनेगा वो फोकस से इधर की ओर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इमेज जो है वो फोकस से इधर की ओर बन रहा है। ठीक है, फोकस यहाँ पे और इमेज जो है यहाँ पे आ गया है। अब मान लीजिए, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो इमेज भी क्या करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना आपको कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आएंगे इमेज जो है इधर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर के आए थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनेगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला क्वेश्चन आगे भी था। ठीक है, 15 नंबर या 14 नंबर क्वेश्चन ऐसे में कुछ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब फिर क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पहले फोकस से दूर था। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे दूर था, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ला दिए, तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो दूर बन जाएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते चलिए कि इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो बन रहा है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इसलिए पूछा गया था कि कनकेव मिरर में जो ये बनता है तो वो लार्जर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ गए, फोकस और पोल, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 में था कि फोकस और पोल के बीच में लेकर के आ गए, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज बनता है देखिए यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या बनता है, ये वर्चुअल होता है और साइज जो होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि जब फोकस और पोल के बीच में लेकर के आ जाएंगे उस टाइम जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था कि साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, सॉरी ये वाला, व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, इन लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, और इरेक्ट बनता है। ठीक है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, इरेक्ट बनता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेन मिरर के द्वारा इरेक्ट बनता है बट लेटरली इन्वर्सन होगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो थोड़ी देर पहले ही देखे थे हम लोग कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे, अगर प्लेन मिरर है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ी देर पहले देखा था ना हम लोगों ने 360 बाई थीटा वाला फॉर्मूला, तो वहीं पे देखिएगा कि जब प्लेन मिरर होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं, इन्फिनिटी बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है, ये भी इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन मोटरसाइकिल बिकॉज, तो कन्वेक्स मिरर को क्यों रियर व्यू में मिरर में यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो आपका। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो छोटे साइज में, छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा वाइड एरिया को आपको दिखा देता है। ठीक है, इट फॉर्म्स स्मॉलर इमेजेस एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, पीछे जो गाड़ी थी वो तो बड़ा था, लेकिन उसको क्या करता है, छोटे से इसमें दिखा देता है, आपको छोटा साइज में दिखा देता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय द ए प्लेन मिरर,
तो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, आप लोग जैसे ही मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका दायां हाथ बाएं की ओर दिखता है और बायां हाथ दाएं की ओर दिखता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। उल्टा तो बन रहा है लेकिन लेटरली बन रहा है, यानी कि दायां हाथ बाएं की तरफ, बायां हाथ दाएं की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन कोल्ड, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना जो रोशनी है खुद पैदा करता है, खुद इमिट करता है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की रोशनी होती है, ठीक है, वो हो जाएगा सन, ठीक है। जैसे स्टार्स की बात करें तो वो स्टार किसी और की रोशनी से चमकता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट है हमारा द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कनकेव मिरर। तो इमेज जो फॉर्म्ड होता है वो कनकेव मिरर में क्या होता है, मे ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल। अभी देख चुके थे हम लोग, एक ही केस में वर्चुअल बन रहा था, बाकी सब तो रियल बन रहा था, लेकिन दोनों हो सकता है। नेक्स्ट द इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगा प्लेन मिरर के द्वारा वो क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, देख चुके हैं लेटरली इन्वर्टेड का मतलब। नेक्स्ट द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलैम्प ऑफ ए कार। तो हेडलैम्प पे जो यूज़ होता है वो क्या होता है, लाइट को क्या करना रहता है, ठीक है, एक जगह फोकस करना रहता है, तो पैराबोलिक कनकेव, ठीक है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर जो है वो इरेक्ट भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। तो आपको दिमाग में रखना है क्या बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, ठीक है, कौन, प्लेन मिरर। नेक्स्ट इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड, अगर अंदर की ओर कर्व्ड है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। तो प्लेनो कन्वेक्स एक बार देख लीजिए, अंदर की ओर क्या है, अंदर की ओर कर्व्ड इनवर्ड है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। नेक्स्ट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्लेन मिरर के द्वारा नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रियल इमेज जो है वो नहीं बनता है प्लेन मिरर के द्वारा। तो क्या क्या बनता है फिर, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है और लेटरली इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर के द्वारा क्या होता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमारा एन इमेज फॉर्म्ड बाई ए कनकेव मिरर ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, ठीक है। तो बोला गया है कि इमेज जो फॉर्म्ड करेगा कनकेव मिरर के द्वारा स्क्रीन पे वो क्या होगा, वो रियल इमेज बनेगा, ठीक है, कनकेव मिरर के द्वारा। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर इज़ जनरली यूज्ड इन। तो कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, रियर व्यू मिरर में होता है। उसके बाद बात करें जो रोड पे जो लैंप होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर कॉल्ड, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है लाइट को तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट इन मिरर द बैक सरफेस इज कोटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ। तो मिरर जो हम लोग आईना देखते हैं उसके पीछे कौन सा कलर किया हुआ कोटेड कर देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा सिल्वर। एक्चुअली सिल्वर नहीं होता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो आपको इसको सही कर लीजिएगा, ये होगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो हो सकता है 36 नंबर का ऑप्शन ही इस तरह का था, सिल्वर गोल्ड या फिर कुछ, तो इसका हो जाएगा सिल्वर आंसर, ठीक है। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आर द एग्जांपल ऑफ। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर जो है ये स्फेरिकल मिरर का एग्जांपल है, क्योंकि स्फेरिकल का छोटा सा पार्ट हम लोग उसको क्या करते थे, कट कर देते हैं, और छोटा सा पार्ट हम लोग को कन्वेक्स और कनकेव दिखता है, ठीक है। तो वो दोनों क्या है, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा इन ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस इज यूज। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो हम लोग देख चुके हैं कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करें, ठीक है, लेंस की, तो लेंस आपको दिमाग में बैठा लेना है। लेंस के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, तो पहले दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। लेंस जो होता है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। देखिए एक जगह कन्वर्ज हो रहा है और ये इसका जो फोकस है वो, इसका जो फोकस होता है वो छोटे पॉइंट पे होता है, माने नियरेस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। अगर बात करें यहीं पे इसका उल्टा देखिए, कनकेव में क्या होता है, कनकेव लेंस में क्या होता है, लाइट डाइवर्ज करता है। देखिए डाइवर्ज कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा है। तो याद रखना है कन्वेक्स से कन्वर्ज करेगा और कनकेव से डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मीट नहीं करता है, ठीक है, वर्चुअली मीट करता है, ठीक है। यहाँ पे पीछे मीट करता है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग को पास में देखना होता है,
पास में देखना होता है तो हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और दूर का देखना होता है तो वो क्या करता है, कनकेव लेंस देखते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ छोटा होता है, जबकि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बात करें कि पावर की, तो पावर किसका ज़्यादा होगा, तो पावर इसका ज़्यादा होगा, किसका, कन्वेक्स लेंस का पावर ज़्यादा होता है और कनकेव लेंस का पावर कम होता है। ठीक है, लेकिन ये दूर देखने में मदद करता है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई बीमारी होगा हमको, जिससे हम लोग अगर दूर नहीं देख पाएंगे, ठीक है, अगर दूर नहीं देख पा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, कनकेव लेंस में लगाएंगे। अगर हम लोग पास नहीं देख पा रहे हैं तो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कन्वेक्स और कनकेव छोटा सा बनाया हुआ है ताकि आप इसके हिंट से पकड़ पाएँ बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। रजत हैड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पहले समझ लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ दूर का ही देख पा रहे हैं, नज़दीक का नहीं देख पा रहे, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल बी ऑप्थेमोलॉजिस्ट रिकमेंड टू करेक्ट हिज विजन। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो आँख का डिजीज, आँख का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट। तो वो आपको क्या सजेशन देगा, ठीक है, किस तरह का लेंस लेने के लिए सजेशन करेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ दूर का देख पा रहे हैं, यानी कि नज़दीक का नहीं देख पा रहे, तो आपके लिए कौन सा लेंस अच्छा है, तो ये हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए, तो नज़दीक देखने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर, जो लोग दूर देख पाते हैं, नज़दीक में नहीं देख पाते हैं। एक कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की, कनकेव लेंस की बात कर रहा है, ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज़ क्या हो जाएगा, विच इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कनकेव की बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इमेज बन रहा था वो किस वर्चुअल बन रहा था और इरेक्ट बन रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो होता है वो क्या होता है, वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ए शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही बात कर चुके हैं, कन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ए लेंस टाइप कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोफिया। ठीक है, तो प्रेस बायोफिया क्या होता है, जिसको दूर का भी ठीक से नहीं दिखता है और नज़दीक का भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। जैसे ये ज़्यादातर क्या होता है, बूढ़े लोगों में होता है, जिनका एज ज़्यादा हो गया, तो उनको दूर का भी क्लियर नहीं दिखता है और नज़दीक का भी क्लियर नहीं होता है, तो उनको उसको बोलते हैं प्रेस बायोफिया। तो उसके लिए ना दो तरह का लेंस का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस भी लगा हुआ रहता है और कनकेव लेंस भी। ठीक है, आप देखे होंगे बूढ़े लोगों के चश्मा में, इस चश्मा जो पहनते हैं उसमें देखे होंगे दो तरह का ग्लास लगा हुआ रहता है, एक ऊपर और एक आधा नीचे। ठीक है, तो वो उसको अगर दूर का देखना होता है तो वो ऊपर वाले चश्मे से देखता है, और नीचे देखना होता है तो नीचे थोड़ा सा झुका करके देखता है। ठीक है, आंखों को झुका करके देखता है। तो उसके जो उसका जो ग्लास होता है वो दो टाइप का इससे बना होता है, कन्वेक्स भी होता है और कनकेव भी होता है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया को अगर दूर करना है तो हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। तो बात कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड वे में आ रहा है, यानी कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, अगर कोई चीज़ हॉरिजेंटली रखा हुआ है तो उसको दिख जाएगा, अगर वर्टिकली रखा हुआ है तो उसको नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, उसको इस टाइप का सिलेंड्रिकल लेंस सजाया जाता है कि आपको अगर कोई चीज़ वर्टिकल है तो भी आप उस चीज़ को हॉरिजेंटली देख पाए। नेक्स्ट, द पावर ऑफ लेंस इज -2D, व्हाट D स्टैंड फॉर। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरा पावर -3 है, -2 है, 0.3 है, तो ये 0.2 0.3 इसका यूनिट क्या होता है, ये होता है डायोप्टर। तो यहीं पे पूछा गया D स्टैंड फॉर डायोप्टर। नेक्स्ट, लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस किस चीज़ का बना होता है, तो ये होता है फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट, द आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पे जो इमेज बनता है वो किस तरह का बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड एंड रियल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द पार्ट ऑफ आई हैविंग ए लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा आँख का कौन सा पार्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द
defect in image formation for the wandering of the focus on the principal axis of a lens called, ठीक है। तो बोला गया है द डिफेक्ट इन इमेज फॉर्मेशन, अगर डिफेक्ट आ रहा है इमेज फॉर्मेशन में, वंडरिंग ऑफ द फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल एब्रीवेशन, ठीक है। आपका डिफेक्ट आ रहा है इमेज फॉर्मेशन और फोकस करने में, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रीवेशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस, ठीक है। तो किस तरह का मिरर यूज़ करेंगे आपको, अगर मायोपिया का मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ नज़दीक वाला ही दिख रहा है, आपको दूर वाला नहीं दिखता है, तो उसी को बोलते हैं मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए आपको, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, दूर का दिखना आना चाहिए, उसके लिए हम लोग कौन सा ये यूज़ करेंगे, लेंस यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा कनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इन सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपको अगर देखना है कि कोई भी चीज़ पढ़ना है, कोई भी चीज़ देखना है, तो उसके लिए कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंट ऑफ विजन इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेमा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो हमारे रेटिना में 1/16 सेकंड के लिए वो इमेज बनता है कि इमेज वही इमेज रह जाता है 1/16 सेकंड के लिए, ठीक है। तो हम लोग जब पंखा को देख रहे होते हैं, जब पंखा घूम रहा होता है, तो हम लोग को ब्लेड का पता नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि होता है कि वो सर्कुलर है और घूमे जा रहा है, ठीक है। कोई ब्लेड में डिफरेंस नहीं दिखता है कि एक एक ब्लेड है, 3-4 ब्लेड है, कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। इसका कारण सिर्फ यही है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब होता है कि आपका आप जो कुछ भी देखते हैं, आपके आँखों में 1/16 सेकंड के लिए वो चीज़ रहता है। तो हमारा जो फ़ैन है तब तक 1/16 सेकंड से पहले वो क्या करता है, फिर से रोटेट हो जाता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि पंखा जो है वो सर्कुलर शेप में है और कंटिन्यूसली रोटेट हो जाता है, हम लोग को ब्लेड व्लेड कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 10 मीटर्स आर विजिबल एज ए लिटिल आउट ऑफ फोकस इन द कंडीशन, ठीक है। तो किस कंडीशन में ये होगा, तो वो हो जाएगा मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है कि हम लोग को सिर्फ नज़दीक वाला चीज़ दिखता है। ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, पहले बोल दिया है हाइपरमेट्रोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया है तो हैज़ कीप ए रीडिंग मटेरियल एट व्हाट डिस्टेंस फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, उसको सिर्फ दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मोर देन 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो देख पाएगा, ठीक है। वैसे तो 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होगा तभी वो देख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द इम्प्रेशन ऑफ इमेज परसिस्टेंस ऑन रेटिना फॉर अबाउट, तो अभी बात की इम्प्रेशन जो रहता है हमारे आँखों में रेटिना पे, वो कितने देर तक रहता है, तो 1/16 सेकंड के लिए रहता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होने से कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो वो दूर का ही देख पाता है, नज़दीक का नहीं देख पाता है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ राइज ऑफ मायोपिया, ठीक है, तो मायोपिया का कॉज क्या है ये पूछा गया है। तो कॉज क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो मायोपिया में होता क्या है, सबसे पहले तो मायोपिया में आपको क्लोज का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हम लोग इसको सुधारने के लिए क्या लगाते हैं, कनकेव मिरर लगाते हैं। कनकेव में क्या होता है, हम लोग को दूर का दिख जाता है। तो इसमें कॉज क्या होता है कि आपका जो रेटिना का साइज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और रेटिना का साइज अगर बढ़ जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज पहले ही बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, ठीक है, बिफोर रेटिना हो जाएगा। और फोकस जो है आपका वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। फोकस डिक्रीज़ आप अगर ये कनकेव उसके बाद हम लोग इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो मैंने जब मायोपिया बताया है तो उससे ये भी बता ही देता हूँ, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आपका जो दूर का साइड है वो क्लियरली दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। तो आप रेटिना का साइज में क्या चेंजेस आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ
आई लेंस क्या हो जाता है, माने ज़्यादा हो जाता है किस में, मायोपिया में। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, रेटिना का साइज छोटा हो जाएगा। जैसे ही रेटिना का साइज छोटा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना। तो ये पूछा जाता है आपको, जैसे यहाँ पे पूछा गया था वहाँ पे भी पूछा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया में कि कहाँ बनता है इमेज, तो बिहाइंड द रेटिना बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट इज, तो नियर पॉइंट कितना होता है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर से इधर देख भी नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन, तो सेंसिटिविटी ह्यूमन आई में मैक्सिमम के कौन से कलर पे होता है, तो ये हो जाएगा ग्रीन रीजन। ग्रीन रीजन पे क्यों होता है, देखिए इसको समझ लीजिए, विवग्योर में क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिवेट होता है, और ये तीनों बहुत ज़्यादा डिवेट होता है, और ये तीनों क्या होता है, ज़्यादा डिवेट नहीं होता है। तो बीच वाला क्या हो जाएगा, हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, ना ज़्यादा डिविएशन होगा ना कम डिवेट होगा, इसलिए ग्रीन रीजन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे हम लोग कोई भी फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं तो वहाँ पे ग्रीन क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कोई भी टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा होता है तो उसका भी जो पीछे होता है वो ग्रीन ही रहता है। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि हम लोग ग्रीन का जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट है हमारा, ए पर्सन वेयर स्पेक्टिकल्स विथ कनकेव लेंस इट मीन्स। ठीक है, तो कोई आदमी है जो कनकेव लेंस पहना हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड इन हिज आइज, तो ये हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अभी बात की हम लोग कि कनकेव मिरर हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, तो ये लगाते हैं मायोपिया में। ठीक है, तो मायोपिया में जब उसका रेटिना का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। रेटिना का साइज़ बड़ा हो जाने से क्या होगा, उसका पहले ही यानी इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, तो मैग्निफिकेशन का और भी फॉर्मूला होता है कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ये साइज, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं कि साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, या फिर डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, मायोपिया इज सेम एज, तो मायोपिया को ही क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड यू एसोसिएट विद द वर्ड डायोप्टर। डायोप्टर किससे लेना देना है, तो बात किए थे ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या होता है कि डॉक्टर लोग देखते हैं आँख से रिलेटेड बीमारी, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज रेटिना पे जो बनता है वो क्या बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड याद रखना है आपको, इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान ले कहीं पे आपको आ रहा है कि ये भी पॉइंट याद है ना कि इन्वर्टेड बनता है, तो इन्वर्टेड के साथ रियल आता है और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है। ठीक है, याद रखना है आपको, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा हमेशा ही। पर्सन हु इज़ कलर ब्लाइंडेड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कलर ब्लाइंडलेस पर्सन होते हैं वो क्या क्या चीज़ का डिफरेंस नहीं कर सकते, कौन से कलर का, तो ये हो जाता है रेड एंड ग्रीन। ठीक है, बात करें प्राइमरी कलर के, तो हम लोग का प्राइमरी कलर कौन सा होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, उसको डिस्टिंग्विश कौन सा नहीं आता है, रेड एंड ग्रीन का। नेक्स्ट, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, और बात करें कि रेड एंड ग्रीन को नहीं पहचान पाएगा, माने बाकी सब कलर भी नहीं पहचान पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू ही मिलकर के बाकी सारे कलर बनते हैं। ठीक है, वो प्राइमरी कलर होते हैं। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, अगर जिसमें एबिलिटी है कि वो पहचान पाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्लोजली ऑब्जेक्ट में, तो उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, उसी को क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। नेक्स्ट है हमारा, डिटरमाइन द शार्पनेस ऑफ एन इमेज इन ए कैमरा, कौन सा चीज़ डिटरमाइन करता है कि शार्पनेस कितना है कैमरे का, तो ये हो जाएगा द एपार्चर। एपार्चर से ही हम लोग बता सकते हैं शार्पनेस को। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो एपार्चर के बारे में लिखा गया, इज द एडजस्टेबल लेंस ओपनिंग दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट अलाउड इनटू द कैमरा, तो वही कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आएगा कैमरे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन वॉक इन ब्राइट सनलाइट इंटर ए डार्क रूम ही इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर ए लिटिल वाइल बिकॉज, तो जब कोई आदमी
ठीक है, ब्राइट सनलाइट से आकर के डायरेक्ट डार्क रूम में घुसता है तो उसके लिए दिक्कत हो जाता है कुछ देर के लिए वो देख नहीं पाता है कुछ भी। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है कि उसका द आयरिस इज़ अनेबल टू डिलीट द पपिल इमीडिएटली। ठीक है, आयरिस वो चीज़ को पपिल से ये नहीं कर पाता, पीपल से डिलेट नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या होता है, आयरिस जो है वो क्या करता है उस चीज़ को, आयरिस जो है वो एक्सपांड करता है। एक्सपांड करने के बाद आप कुछ देर के बाद, थोड़ी देर बाद देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव हायर मैग्निफिकेशन देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। क्यों? क्योंकि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है 10,000 टाइम्स तक उस चीज़ को बड़ा कर देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चूटी को देख रहे हैं, किसी चूटी को, तो वो क्या कर देगा 10,000 टाइम्स उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, इतना ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन होता है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो क्या करता है छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी वही चीज़ करता है, मैग्नीफिकेशन करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो तरह के लेंस होते हैं। ए माइक्रोस्कोप दैट हैज़ 2 सेट ऑफ लेंस। क्या होता है, एक ऑकुलर लेंस होता है और एक आई पीस होता है। नेक्स्ट, फोटो रिसेप्टर ऑफ ए प्रिंटर और ये फोटोकॉपी मशीन इज मेड ऑफ विच एलिमेंट। तो फोटो रिसेप्टर को, प्रिंटर का जो फोटो रिसेप्टर होता है या फोटोकॉपी मशीन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कौन से एलिमेंट का, तो हो जाएगा एमोर्फस सिलिकॉन। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहले ही हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर कौन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट, द मैग्निफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी डिक्रीज बाय। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर डिक्रीज करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस। फोकल लेंथ को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पावर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि फोकल लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो पावर डिक्रीज करता है। ठीक है, हर एक केस में। तो इन्वर्स रिलेशन है फोकल लेंथ और पावर का, या फोकस और पावर का। ठीक है, नेक्स्ट, वन कैन डिस्टिंग्विश ए टेलीस्कोप फ्रॉम माइक्रोस्कोप बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, अगर किसी को टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे उसका लेंथ और साइज ऑफ द लेंस। लेंथ कितना है और साइज ऑफ द लेंस क्या से कितना है, उससे ही समझ में आएगा कौन सा टेलीस्कोप है और कौन सा माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट, ए माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज फॉर्म्स। तो माइक्रोस्कोप जो यूज़ होता है पैथोलॉजिकल लैब में, वो वो किस तरह का इमेज बनाता है, तो मैग्नीफाइड बनाता है। मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देना, वर्चुअल और इन्वर्टेड बनाता है। तो वर्चुअल के साथ मैंने बताया कि इन्वर्टेड ही आता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, विच फेनोमेनन इज इन्वॉल्व इन कैलोडोस्कोप। कैलोडोस्कोप मतलब वो जो एक बार टकराने लाइट जो होता है वो चमकीला टाइप का दिखता है आपको। ठीक है, जैसे घर में कोई पोस्टर लगा देते हैं वो चमकीला टाइप का दिखता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैलोडोस्कोप। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ व्यूड थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो ये हो जाएगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। नेक्स्ट, द फाइनल इमेज इन ये सिंपल माइक्रोस्कोप इज। तो जो फाइनल इमेज बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड तो बनेगा ही और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। तो आसमान का जो कलर है वो ब्लू क्यों होता है, तो वो होता है स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमोसफियर। ठीक है, तो आप ये भी समझते हैं, यहाँ पे भी विवग्योर का कंसेप्ट होगा। ठीक है, हमारा जो आई है वो बहुत कम सेंसिटिव है वायलेट कलर को लेकर के। ठीक है, हमारा जो आई है वो वायलेट कलर को लेकर के बहुत कम सेंसिटिव है। तो सबसे ज़्यादा कौन फैलता है, सबसे ज़्यादा वायलेट फैलता है, इंडिगो और ब्लू फैलता है। ठीक है,
तो लेकिन हमारा जो आई है वो सेंसिटिव नहीं है वायलेट को लेकर के, इसलिए हम लोग को इंडिको और ब्लू का कलर का कम्बिनेशन देखता है कौन सा आसमान, ठीक है। तो इंडिको और ब्लू मिलकर के ही क्या बनता है, ब्लू कलर हम लोग को ज़्यादा दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्केटर होता है। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो विवग्योर में जो है VIB यानी कि वायलेट, इंडिको, ब्लू ये बहुत ज़्यादा स्केटर करता है, और YOR जो है येलो, ऑरेंज और रेड ये कम से कम स्केटर करता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्केटर करेगा यानी कि जो ज़्यादा फैलेगा वही तो दिखेगा। तो हम लोग को वायलेट, इंडिको, ब्लू भी दिखता है, लेकिन हम लोग का आई जो है वो कम सेंसिटिव है वायलेट को लेकर के, इसलिए ब्लू दिखता है स्काई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द रीज़न फॉर स्विमिंग पूल टू अपियर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। तो स्विमिंग पूल को देखिएगा आप लोग के वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, याद रखना है रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो किस की फिनोमिना है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन की वजह से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेनबो आर प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट। तो रेनबो कब प्रोड्यूस होता है, जब सनलाइट क्या होता है, इंसिडेंट रे ऑन ए ड्रॉप। तो हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हैंग कर जाते हैं, ठीक है, लटके हुए रहते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही इंसिडेंट रे गिरता है उसके बाद क्या होता है, इज डिस्पर्स्ड आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये पूछा जाता है कि रेनबो जो होता है वो किस किस कारण से होता है, तो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हो सकता है सिर्फ आपको टोटल इंटरनल भी दिया हुआ रहे तो टोटल इंटरनल भी मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। तो इस वाइट लाइट जो है अपने सारे कंपोनेंट्स में बट जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। वाइट लाइट का 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में बच जाना, 7 अलग अलग कलर्स में बट जाने को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। विच फिनोमिनन शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो कौन सा फिनोमिना जो बताता है कि लाइट का जो है वो पार्टिकल नेचर है या लाइट का है फोटोन्स है, तो ये बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द फिनोमिना विच स्टेबलाइज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो बताता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है, तो ये हो जाएगा पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन को कंसेप्ट जो है हम लोग वेब चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, कि पोलराइजेशन की वजह से ही क्रिकेटर्स जो है वो क्या करते हैं, वो पोलराइज्ड गिलास पहनते हैं जिसकी वजह से उनको जो है सूरज की रोशनी आराम से वो फेस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इज़ यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं वाइट लाइट को अगर डिफरेंट कलर में बांटना देखना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब डायरेक्शन लाइट का चेंज होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक ही मीडियम में टकरा करके वापस एक ही मीडियम में चले जाता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और बैंड भी होता है। विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डिविएशन व्हेन पास थ्रू प्रिज्म। तो सबसे ज़्यादा डिविएशन अभी बात की है, सबसे ज़्यादा डिविएशन कौन सा शो करता है, वॉयलेट शो करता है विवग्योर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे कम डिविएशन जो होगा वो रेड होगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन, ठीक है। तो सन के द्वारा जो लाइट इमिट होता है वो होता है वाइट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग इन एन ओपन ग्राउंड ऑन ए क्लाउडलेस डे एट व्हाट टाइम विल योर शेडो विल बी द शॉर्टेस्ट। तो आपका जो शेडो हो वो सबसे छोटा कब बनता है, तो वो हो जाएगा 12 PM पे, ठीक है, दिन के 12 बजे। नेक्स्ट, द सन इज़ विजिबल टू अस अप्रोक्सीमेटली मिनट्स बिफोर द सनराइज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोगों को जो सन दिखता है वो पहले दिख जाता है, ठीक है, सनराइज से पहले ही दिखता है। वो कंसेप्ट क्या है, रिफ्रैक्शन का ही कंसेप्ट है। तो वो 2 मिनट पहले दिखता जाए, कितना मिनट, 2 मिनट पहले। तो किसकी वजह से दिखता है, ये भी पूछा जाता है कि सन जो है वो डूबने के बाद भी हम लोग को दिखता है और सूरज उगने से पहले भी दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। जैसे अभी बात की पूल की, स्विमिंग पूल में क्या होता है, वो चीज़ थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है, ज़्यादा डीप में नहीं दिखता है।
ठीक है। नेक्स्ट टाइम द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज ड्यू टू, तो ब्लू कलर क्यों होता है वाटर का, तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर एक्सेप्ट द ब्लू बाय द वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ब्लू कलर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो तो बाकी सारे को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर होता है सी का। नेक्स्ट, और हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारे आई जो है लेस सेंसिटिव होता है किससे, वायलेट कलर को लेकर। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्लोजेस्ट टू 1, किसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा एयर का। तो याद रखना है आपको, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट, फॉर ए रे ऑफ लाइट टू सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट हैज़ टू पास फ्रॉम। ठीक है, अगर किसी लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो वो क्या, उसके लिए क्या कंडीशन है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आना पड़ेगा, और क्रिटिकल इंसिडेंट रे जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दिया गया था गिलास टू वाटर, क्योंकि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और वाटर का कम होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि गिलास का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, तभी डिसाइड कर पाएंगे हम लोग कि गिलास जो है वाटर के कंपेरेटिवली डेंसर मीडियम है और वाटर जो है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, तभी टोटल TIR हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिनोमिना ड्रिवन बाय ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच माउंटेन टॉप्स एक्वायर ए रोजी और ऑरेंज ह्यू का मतलब होता है कलर अराउंड सनराइज एंड सनसेट। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लिंग ग्लो। ठीक है, एल्पिन ग्लो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, तो कलर ऑफ लाइट जो है ये किससे रिलेटेड है, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ए लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, जब लाइट वेव रिफ्लेक्ट करता है मिरर से, देन देयर इज ए चेंज इन इट्स, तो जब लाइट वेव जो है रिफ्लेक्ट करता है किसी मिरर पे तो उसके किस चीज़ में चेंजेस आता है, तो एम्पलीट्यूड में चेंजेस आता है। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, एंड ऑप्टिकली, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत सारा ऑप्शंस में दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इस तरह का दिया हुआ रहता है, तो क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। नेक्स्ट, एंड ऑप्टिकली प्लेन सरफेस रिफ्लेक्ट ए बीम ऑफ लाइट, ऑप्टिकली जो प्लेन सरफेस है रिफ्लेक्ट ए बीम ऑफ लाइट एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडियल सोल्यूशन, कोलाइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, द लाइट विल, जैसे कि इसका नमक का सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक नमक का सोल्यूशन ले लीजिए और एक पानी का सोल्यूशन, सिर्फ पानी, तो पानी में जब लाइट मारिएगा तो उसमें पता नहीं चलता है कि इस पार से उस पार गुजर गया, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में पता चलता है कि लाइट कैसे गुजर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि कोलाइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, लाइट जो है स्कैटर्ड होता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विच ऑब्जॉर्ब ऑल कलर एंड रिफ्लेक्ट नन, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक कलर क्या करता है, हर कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट किसी को नहीं करता, इसलिए बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्लैक हर कलर को क्या करेगा, हर लाइट के कलर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो कुछ भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इन सनलाइट ए रोज अपीयर रेड, इन ग्रीन लाइट द सेम रोज अपीयर, तो आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, कि रोज़ हम लोग जो सनलाइट में देखते हैं वो क्या होता है, रेड, अगर उस पर ग्रीन लाइट डालें तो उसका जो अपीयरिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो अगर हम लोग को रोज़ अगर रेड देखना है तो हम लोग रेड लाइट उस पर डालेंगे या फिर वाइट लाइट डालेंगे। ठीक है, एक बार ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी चीज़ को अगर देखना है, ठीक है, तो उसका जो कलर है उसी तरह का लाइट मारना पड़ेगा, उसी तरह का टॉर्च उस पर मारना पड़ेगा, या फिर हम लोग को वाइट लाइट मारना पड़ेगा, तभी उसका जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि इन सनलाइट ए रोज अपीयर रेड, सनलाइट में हम लोग रोज़ को कैसा देखते हैं, रेड, लेकिन ग्रीन लाइट अगर मार रहे हैं उस पर तो वो क्या करेगा, ब्लैक करेगा। यहीं पे हो जाता, अगर रेड लाइट मारते तो वो रेड हो जाता, या फिर वाइट लाइट मारते तो रेड हो जाता। समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने सेम कलर मारना पड़ेगा या फिर वाइट लाइट मारना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्काई वुड अपीयर, तो स्काई क्या हो जाता, ब्लैक हो जाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्कैटरिंग भी नहीं होता। ठीक है, तो स्काई जो है वो क्या होता, हम लोग को ब्लैक दिखता। नेक्स्ट, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो ये होता है ब्लू। ठीक है,
तो हम लोगों का जो विजिबल लाइट है, जो इतना जैसे विवग्योर बोलते हैं, तो इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का रेंज कितना है जिससे हम लोग देख पाते हैं। तो वेवलेंथ याद रखना है आप हम लोग को कि 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में अगर रहेगा तो वो विजिबल लाइट में आएगा। ठीक है, याद रखना है 3900 से लेकर के 7800 में जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल में आता है। नेक्स्ट, तो 3900 सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 7800 लगभग वो हो जाएगा, 7800 एंगस्ट्रम हो जाएगा रेड का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डिजर्ट। तो रेगिस्तान में जो मिराज बनता है वो किसकी वजह से बनता है, बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो याद रखना है आपको, मिराज जो बनता है वो किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। तो हो सकता है एक ही ऑप्शन दे कि आपको टोटल इंटरनल ही रिफ्लेक्शन दे या फिर रिफ्रैक्शन दे। ठीक है, तो कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, टाइम ऑफ एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ए फोटोग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। तो टाइम ऑफ एक्सपोजर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजेस्ट टू क्राउन ग्लास। तो इनमें से कौन सा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के बराबर है। तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि सेफेरी, रूबी, डायमंड, कनाडा बेल्सम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जो क्राउन ग्लास के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम ऑफ पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा बेल्सम। ठीक है, किसके बराबर है, क्राउन ग्लास। तो बाकी सब देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, तो बहुत बार डिफिनेशन ही पूछ लेता है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो वेलोसिटी का लाइट है टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम। ठीक है, किसी में वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए स्पेसिफिक मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करें क्राउन ग्लास का 1.52 होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बेल्सम 1.54 होता है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा कि क्राउन ग्लास के बराबर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कनाडा बेल्सम का। अब बात करें बाकी सबकी, तो सेपेरी की बात करें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका 1.775, याद रखिए। ठीक है, एक तरह का पत्थर है। बात करें सब, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो वो होता है डायमंड का। कितना होता है, 2.42। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब चमकेगा ज़्यादा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, डायमंड का होता है। उसके बाद बात करें गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। तो यहाँ देख करके आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम। जैसे गिलास और वाटर पे एक क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले देखे, तो गिलास क्या हो जाएगा यहाँ पे डेंसर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम वो हो जाएगा रेयर मीडियम। ठीक है, बात करें रूबी का, तो रूबी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.77 है। और ये भी देख लिए हम लोग कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, कम से कम ये तो याद होना चाहिए। डायमंड का 2.44 होता है, गिलास का 1.5 होता है, वाटर का 1.33 होता है, और रूबी का 1.77 होता है, और एयर का कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इज पास्ड अराउंड ए कॉर्नर और स्लिट इज ड्यू टू। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जब आपको लाइट जो है बेंड करता है वो एक कॉर्नर पे गिर के, जैसे ब्लेड का आप कॉर्नर देखे होंगे। ठीक है, जो नॉर्मली पहले ब्लेड यूज़ होता था उसका जो कॉर्नर पे अगर कोई चीज़ टकरा करके, ठीक है, वो बेंड होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे डिफ्रैक्शन। ठीक है, उसको बोलते थे। तो डिफ्रैक्शन होने के लिए बहुत माने बहुत खतरनाक वाला कॉर्नर चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म इज, तो स्प्लिट अगर डिफरेंट कलर का स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट, तो कलर ब्लाइंड जो होता है वो किस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर, स्पेशली क्या, रेड और ग्रीन था। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डज वाटर टैंक अपीयर सोलोवर व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो वाटर टैंक जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है ऐसा, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। तो बात की रिफ्रैक्शन की वजह से दो कारण इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो क्या, सूरज का सनराइज़ होने से पहले दिखना, उसके बाद सनसेट होने से पहले, सनसेट होने के बाद भी दिखना। तो ये सारा क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से। या फिर आप अगर किसी गिलास में कोई पाइप वगैरह, छोटा सा पाइप जो इसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, उसको डालिएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है, वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन का कारण है। नेक्स्ट है हमारा,
द लेज़र इज़ ए बीम ऑफ रेडिएशन विच आर, तो लेज़र किस तरह का बीम है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेज़र में जो होता है फ्रीक्वेंसी सेम होता है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, फेज डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो लेज़र में एक्चुअल में है क्या, तो कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक। अब कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है, ठीक है। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो लाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। और कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, फेज भी क्या होता है, सेम होता है। तो कोहेरेंट लाइट मस्ट हैव सेम फेज एज वेल एज सेम फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोलेंगे कोहेरेंट। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसका सेम फ्रीक्वेंसी को होता है। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, सेम, है ना। तो और एक पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट, कि एक कोहेरेंट सोर्स ऑलवेज मोनोक्रोमेटिक, यानी कि कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ, सेम फेज और फ्रीक्वेंसी होगा। तो कोहेरेंट होगा तो मोनोक्रोमेटिक तो होगा ही, लेकिन मोनोक्रोमेटिक होगा तो कोहेरेंट होगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट स्कैटरिंग टेक प्लेस इन, तो लाइट का जो स्कैटरिंग है वो टेक प्लेस कहाँ पे हो जाता है, कोलाइडियल सोल्यूशन पे, जिसकी वजह से हम लोग को देखता है कि लाइट किस पाथ से फॉलो कर रहा है, क्लियरली दिखता है। लेकिन वाटर में दिखेगा तो वाटर में नहीं दिखेगा आपको कि लाइट इस पार से उस पार जा भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलाइडियल सोल्यूशन का बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कोलाइडियल सोल्यूशन का साइज कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, और माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो कोलाइडियल सोल्यूशन का जो ये होता है साइज होता है, ये इतना होता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर सन ग्लास, सन ग्लास के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्रूक ग्लास यूज़ करते हैं जिसमें सीरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। हो सकता है ये भी पूछ लिया कि सन ग्लास में क्या होता है, तो वो होता है सीरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, क्रूक्स ग्लास है ना, विच कलर इज़ फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स्ड, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि ब्लू और ग्रीन को मिला दिए तो क्या बनता है, तो ये हो जाएगा सियान बनता है, ठीक है। सियान का जो ये है साइज होता है, ठीक है, तो ये 490 से 500 नैनोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये क्या होता है, सियान का वेवलेंथ है, ठीक है। बहुत बार पूछ लिया, अभी तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि सियान जो कलर है उसका वेवलेंथ कितना होता है, तो 490 से 500 नैनोमीटर, ठीक है। एंगस्ट्रम में चेंज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं कि ब्लू ग्रीन को मिलाने से क्या बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लू लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रेड, और सबसे पहले ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है। ये याद रखना है, ये सारे क्या हैं, प्राइमरी कलर्स, कौन से, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, बिहार गाँव, ठीक है, बिहार का गाँव, अपना बिहार का गाँव ऐसे याद रख सकते हैं कि बिहार का गाँव। उसके बाद क्या होगा, BR गाँव तो लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे माई कंट्री, ठीक है। जैसे जैसे बिहार गाँव लिखे थे वैसे ही उसके बीच में लिख देंगे माई कंट्री, तो माई कंट्री, ठीक है। माई से हो जाएगा मेजेंडा, और वाई से हो जाएगा येलो, गाँव से हो जाएगा ग्रीन, और कंट्री से हो जाएगा, सी से हो जाएगा सियान, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपको कि ब्लू और रेड अगर मिला दें तो क्या बनता है, तो ये बनता है मेजेंडा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बिहार बिहार गाँव, माई कंट्री, ठीक है। बिहार से स्टार्ट किए तो वहीं से स्टार्ट करेंगे M, है ना। तो अगर पूछा जाता है कि ब्लू और रेड को मिला दिए तो क्या बनता है, मेजेंडा बनता है। उसी तरह से ब्लू और ग्रीन को मिला दे तो क्या बनता है, सियान बनता है। और बात करें रेड और ग्रीन को मिला दे तो येलो कलर बनता है, ठीक है। ये वाला पूछा जाता है। अब ऐसा भी पूछा जाता है कि किस किस को मिलाने पे वाइट बनता है, तो ये जो कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, जैसे ब्लू और येलो को मिला देंगे तो वाइट बनेगा, मेजेंडा और ग्रीन को मिला देंगे तो ग्रीन बनेगा, और रेड और सियान को मिला देंगे तो मेजेंडा और ग्रीन को मिला देंगे तो वाइट बनेगा, और रेड को और सियान को मिला देंगे तो ये भी वाइट बनेगा। यानी कि कॉर्नर वाले जितने भी हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ठीक है, तो ये सारे क्या बनेंगे, वाइट बनाएंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था हमारे कि ब्लू और ग्रीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो सियान बनेगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन पीछे वाला, ठीक है। ब्लू और ग्रीन को मिला देंगे तो सियान बनेगा, समझ में आ रहा है। तो आराम से यहाँ से ये वाला पिक्चर दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, द वेवलेंथ एट विच द पीक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए जिसपे क्या होता है, पीक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन हो वो पीक पे हो, तो ये हो जाएगा डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग वेवलेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और B क्या है, वाइन्स कांस्टेंट है, विंस कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट,
इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो हम लोग का जो केबल आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें जो सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है वो किसके थ्रू होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि उससे वो बाहर नहीं हो पाता है और लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक्स फाइबर इज़ यूज्ड। तो ऑप्टिक्स फाइबर कहाँ पे यूज़ होता है, इंडोस्कोपिक में। इंडोस्कोपिक क्या होता है, जहाँ पे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पेट उट के अंदर क्या करते हैं, मुंह से पेट उट के अंदर कोई चीज़, कोई डिवाइस घुसा देते हैं, जहाँ से वो बाहर माने पेट के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ देखते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो ऑप्टिक्स फाइबर के द्वारा करते हैं, और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इंडोस्कोपी, ठीक है। इंडोस्कोपी के थ्रू आपके अंदर का चीज़ वो लोग बाहर में स्क्रीन में देख लेता है, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये ऑप्टिकल फाइबर पे, ठीक है, ऑप्टिक्स फाइबर पे। नेक्स्ट है हमारा इन विच इवेंट फिनोमिनन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ यूज। तो कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। नेक्स्ट है लाइट हाउसेज आर प्लेस्ड विथ पावरफुल लाइट। तो लाइट हाउसेज में पावरफुल लाइट्स किस लिए दिए जाते हैं, गाइडेड एंड वार्न द शिप कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन इन ओशियन, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि पावरफुल लाइट्स क्यों दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट अकर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग देखे थे, दो कारण देख चुके थे कि सनलाइट सूरज का पहले ही पता, सूरज का डूबने के बाद भी नज़र आना, सूरज का सनराइज होने से पहले भी नज़र आना, और कोई चीज़ का उठा हुआ, जैसे स्विमिंग पूल का उठा होना या पाइप का उठा हुआ होना। तो द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंसिल पार्शियली इमेज्ड इन वाटर। तो आप देखिएगा जब किसी पेंसिल को पानी में डुबाइएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। और एक चीज़ है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, सन अपीयर्स बिफोर द सनराइज। तो हम अभी तक सनराइज होता ही नहीं है, फिर भी हम लोग को दिख जाता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड लाइट। एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट। तो एनर्जी जो है रिफ्लेक्टेड लाइट में इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एंगल। तो जितना ज़्यादा आप एंगल को इंक्रीज कराएंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट, माने धुआं बोल सकते हैं, कुहासा बोल सकते हैं, एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग। तो पॉसिबल किस किस बेसिस पे होता है, किस वजह से हो पाता है, तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, ठीक है। नाइट फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफी इन मिस्ट जो होता है, धुआं बोल सकते हैं, कुहासा बोल सकते हैं, ठीक है, वो उसमें फोटोग्राफी कैसे पॉसिबल है, तो वो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा ए सोप बबल सोज कलर व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू। तो सोप बबल को दिखेगा, कलर शो कराता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, तो वो होता है इंटरफेरेंस की वजह से। नेक्स्ट है हमारा ए थिन ऑयल फिल्म ऑन वाटर सरफेस अपीयर कलर्ड। तो थिन ऑयल फिल्म ऑन वाटर सरफेस जो होता है वो कलर दिखता है, ऐसा क्यों होता है, यानी कि बुलबुला का कलर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है, वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि कहीं पे देखिएगा, कहीं पे केरोसिन तेल उल गिर जाता है, पेट्रोल वगैरह गिर जाता है, तो वो कलर दिखता है, वो ऐसा क्यों दिखता है, चमकीला टाइप का कलर दिखता है, वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाई। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पहले किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, तो हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वाई डज ए ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर। क्यों ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ब्लैक कलर दिखता है। नेक्स्ट है हमारा द ऑल कैन सी, उल्लू जो होता है कैन सी मोस्ट क्लियरली इन टोटल डार्कनेस, बिकॉज वो पूरा भी डार्कनेस हो जाए फिर भी वो देख पाता है, क्यों, क्योंकि इट हैज़ लार्ज आइज विच ऑब्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड गिविंग इट्स बायनकुलर साइट। वो क्या देता है, उसको बायनकुलर साइड देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्लियर प्रॉपर डार्क में भी देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइट बीम विच इजीली डायरेक्शनल इज कॉल्ड, लाइट बीम विच इज़ हाईली डायरेक्शनल। तो सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शनल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लेज़र बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेज़र सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल जो होता है वो बीम जो होता है वो कौन सा होता है, वो लेज़र होता है, ठीक है, तभी बहुत दूर तक लाइट की उसकी रोशनी जो है बहुत दूर तक चले जाती है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। तो हम लोग देखें थंडर और लाइटनिंग जो होता है, बादल चमकना और बादल का गड़गड़ाना, ठीक है, तो कौन पहले आता है, लाइट इज सीन बिफोर थंडर इज हर्ड। तो लाइट को पहले देखते हैं, उसके बाद बिजली का गर्जना हम लोग बाद में सुनते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्योंकि लाइट का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है साउंड से। नेक्स्ट
विच इज़ ऑप्टिकल इल्यूशन। ऑप्टिकल इल्यूशन क्या है, तो मिराज क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूशन है। मिराज का मतलब क्या होता है कि हम लोग कहीं पे रोड वगैरह में जा रहे होते हैं तो हम लोग को पानी पानी दिखता है रोड में या फिर रेगिस्तान में, क्या दिखता है, पानी दिखता है। एक्चुअल में वहाँ पे पानी होता नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूशन बोलते हैं, यानी मिराज होता है वो। नेक्स्ट है हमारा, रेनबो इज सेन आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ द हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज। ठीक है, तो रेनबो कब दिखता है हम लोग को, रेन के बाद दिखता है। क्यों दिखता है, वहाँ पे जो हैंगिंग मॉलिक्यूल माने वाटर का जो मॉलिक्यूल्स था जो एटमॉस्फेयर पे लटका हुआ रहता है, वो एक्ट करता है किसकी तरह, मिरर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा, द मून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मून किस तरह का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। ठीक है, मून क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस। तो शायद स्टार्टिंग में कुछ मैंने लुमिनस और नॉन लुमिनस का ये बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा मून। मून क्या होता है, नॉन लुमिनस, और सन क्या होता है, ल्यूमिनस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे शायद मैंने कुछ उल्टा बता दिया था। द एंगल बिटवीन द एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, ठीक है, तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो मेजर करते हैं ना, वो हमेशा नॉर्मल से ही मेजर करते हैं, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो। कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। ठीक है, मिरर से नहीं मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। द इंसिडेंट रे द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट कि इंसिडेंट रे हुआ, उसके बाद नॉर्मल हुआ और रिफ्लेक्टेड हुआ, ये सारे क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये क्या है, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा, शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन। शेडो कब बनता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। तो एन ओपेक, ओपेक का मतलब होता है जिस चीज़ को लेकर के जैसे इस पार से उस पार नहीं देख पाते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब इस पार से उस पार देख पाना। एक होता है ट्रांसलूसेंट, माने थोड़ा बहुत विजिबल होना और थोड़ा बहुत नहीं देख पाना। और ओपेक का मतलब क्या होता है कि इस पार से उस पार नहीं देख पाना। जैसे ईंटा ले लीजिए, ईंटा के इस पार उस पार देख सकते हैं क्या, तो नहीं देख सकते। तो उसी का क्या बनेगा, उसी का शेडो बनेगा। लेकिन इस पार से उस पार अगर कोई चीज़ का देख पा रहे हैं तो वहाँ पे शेडो नहीं बनेगा, क्योंकि लाइट उससे पार कर जाएगा। ठीक है, तो शेडो कब बनता है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है न्यूटन का कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोग सीडी, पहले जो सीडी का कैसेट वगैरह आता था वो क्या होता, चमकीला टाइप का होता था। ठीक है, तो उसके पीछे का ये क्या था, तो उसका परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन बता चुके हैं हम कि कितना टाइम होता है हम लोग के पास, 1/16 सेकेंड तक का। ठीक है, हमारे रेटिना पे इमेज बना हुआ ही रहता है। नेक्स्ट, गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल। सी सेल का मतलब क्या होता है, समुद्र में जो ये पाया जाता है तो उसका व्यू रेड गोल्डन क्यों होता है, तो वो होता है पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्पेक्टिकल्स यूज्ड इन 3D फिल्म। 3D फिल्म में जो ये यूज़ होता है, स्पेक्टिकल्स यूज़ होता है, वो भी पोलराइज्ड होता है। ठीक है, पोलराइड होता है। ठीक है, तो ये आपका सी सेल है जो समुद्र वगैरह में पाया जाता है, तो उसका गोल्डन व्यू किसकी वजह से होता है, पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब ही होता है कि बहुत सारे कलर का लाइट आ रहा था, उसको आपने क्या कर दिया, सिंगल इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग ने लाइट वेब वाले चैप्टर में पूरा क्लियर किया था कि पोलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, इज एम्प्लॉयड टू क्लियरली व्यू ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली ड्यू टू ऑब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हम लोग अगर कोई चीज़ बीच में आ रहा है तो उसको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है और कोई चीज़ बीच में आ जा रहा है तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप देखे होंगे आप लोग, इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पानडुब्बी वगैरह में यूज़ करते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, क्योंकि पानडुब्बी जो है वो क्या करता है, वो पानी के अंदर चलता है, तो पानी के अंदर से कैसे दिखेगा कि कौन है आसपास में। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप। ये वाला जो है ये पेरिस्कोप है, और यहाँ से देख लेते हैं कि कोई भी जहाज़ वगैरह आ रहा है कि नहीं। वो यहाँ पर बैठा हुआ आदमी देख लेता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक तरह का मिरर लगा हुआ रहता है 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि एंगल कितना होता है पेरिस्कोप में, तो ये होता है 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मिरर रहता है, इससे टकराने के बाद यहाँ आता है और यहाँ से फिर यहाँ आता है। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइट यहाँ से टकराएगा, उसके बाद फिर यहाँ टकराएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग पनडुब्बी वगैरह में। नेक्स्ट है हमारा,
सर सी वी रमन इज़ फेमस फॉर, तो सी वी रमन जो है किस लिए फेमस हुए थे, तो रमन इफेक्ट की वजह से फेमस हुए थे। तो रमन इफेक्ट कहता क्या है, जब किसी लाइट को पास कराते हैं किसी इससे, ठीक है, तो उसके वेवलेंथ में चेंज आ सकता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, या फिर वेवलेंथ सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें को एक्सप्लेन किया था रमन जी ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं रमन इफेक्ट। नेक्स्ट, द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो स्काई जो अपीयर्स करता है ब्लू, वो स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर ऑप्शन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हो सकता था तो कर सकते थे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा होलोग्राफी इज़ ए टेक्निक। तो होलोग्राफी में क्या होता है कि 3D इमेज को 3D को इमेज के द्वारा दर्शाया जाता है। रिकॉर्डिंग ए परमानेंट 3 डिमेंशनल फोटोग्राफ ऑफ ए गिवन सिंगल कलर और मल्टी कलर, ठीक है। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट डिविएट लीस्ट थ्रू प्रिज्म। तो कौन सा है जो ये लीस्ट डिविएट होता है, मैंने अपने डायरेक्शन से लीस्ट डाइवर्ज होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा वॉयलेट। सबसे कम डिविएट कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा रेड कलर। इसलिए जो डेंजर साइन वगैरह बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर जो है डिविएट कम होगा तो वो दूर से ही दिख जाएगा कि वहाँ पे डेंजर है, खतरा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो लीस्ट डिविएट, लीस्ट बोला था तो लीस्ट डिविएट कौन होता है, तो ये हो जाएगा रेड। अगर हाईएस्ट डाइवर्ज की बात करते या डिविएट की बात करता तो वो हो जाता वॉयलेट, ठीक है। लीस्ट कौन होता है, तो रेड होता है। लीस्ट रेड का क्या होता है, वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, विच कम्बिनेशन ऑफ कलर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो कौन सा कलर है जो कि मोस्ट कन्वीनियंट होता है डे और नाइट में, तो ये हो जाएगा रेड एंड ग्रीन। नेक्स्ट, द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी। तो प्राइमरी कलर की बात कर चुके थे हम लोग, रेड ग्रीन और ब्लू होता है, ठीक है। लेकिन फोटोग्राफी की बात करें, यहाँ अगर सिंपल पूछता कि प्राइमरी कलर कौन कौन सा है, तो रेड ब्लू और ग्रीन हो जाता। लेकिन फोटोग्राफी में कौन सा यूज़ होता है, तो रेड ब्लू एंड येलो यूज़ होता है। नेक्स्ट, इसी तीनों से बाकी सारे फोटोज़ बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उस रे को क्या बोलते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद आता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मिराज किस चीज़ का एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया हुआ है तो उसमें भी आंसर मार सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर क्रिटिकल एंगल। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए थे तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल जो होगा वो 90 होगा। क्रिटिकल एंगल में क्या होता है कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और लाइट क्रिटिकल एंगल के लिए और एक कंडीशन है कि लाइट जो मूव करेगा वो डेंसर से रेयर की ओर करेगा, तभी उसके बाद अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो TIR हो जाता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो होता है डेंसर से रेयर मीडियम होना चाहिए। याद होना चाहिए आपको, रेयर टू डेंसर मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ए मिरर इज़ कॉल्ड। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, स्मूथ सरफेस अगर रहेगा तो। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या फ़र्क पड़ेगा, जब टेम्परेचर को राइज कर देंगे तो ये हो जाएगा रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, द शार्पनेस ऑफ टेलीविजन इमेज इज टर्म्ड एज। तो इमेज टेलीविजन का जो शार्पनेस है, उसका जो इमेज का शार्पनेस है वो कैसे कैसे बोलते हैं, वो रेजोल्यूशन पे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, शार्पनेस को। हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। किसने वेलोसिटी ऑफ लाइट को फर्स्ट मेज़र किया था, तो ये हो जाएंगे रोमर। रोमर जो साइंटिस्ट थे, इसने वेलोसिटी ऑफ लाइट को फर्स्ट मेज़र किया था। नेक्स्ट, द कलर ऑफ ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। क्यों होता है ऐसा, स्कैटर्ड होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग, यानी स्टार का जो चमकना होता है वो क्यों होता है, तो वो हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट, द रेडनेस इन द एटमोसफियर एट सनराइज एंड सनसेट। तो रेडनेस जो होता है ये किस लिए होता है, तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे भी विवग्योर का कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि सारे जो लाइट थे विवग्योर, ठीक है, सिर्फ रेड जो लाइट होता है वो सबसे कम डिविएट होता है, यानी कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा, और बाकी जो लाइट थे वो क्या करते हैं, डिविएट हो जाते हैं, वो हम लोग के आँखों तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए हम लोग को जब सनसेट होता है या सनराइज़ होता है तो हम लोग को सूरज जो है वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। द टिंडल इफेक्ट इज़ ड्यू टू।
तो टिंडल इफेक्ट के क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की वजह से ही हम लोग कोलाइडियल सोल्यूशन में क्या देखते हैं, लाइट का पाथ देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट्स किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि कोलाइडियल सॉल्यूशन में अगर कोई लाइट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो जैसे वाटर है तो वाटर में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोलाइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें देखने को मिलता है। द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर, तो कितने कलर्स होते हैं सनलाइट में, तो 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट कॉज बाई, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या नहीं होता है, तो सन अपेयरिंग हायर इन द स्काई देन इट इज़ एक्चुअल, ठीक है। तो वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से मैं तो 2 पॉइंट बता दिया है कि सनराइज़ का पहले दिखना, सनराइज़ अभी हुआ भी नहीं है तब दिखना, सनसेट हुआ भी नहीं, सनसेट हो गया है फिर भी सन का दिखना। उसके बाद बात करें किसी चीज़ का पानी में ऊपर की ओर दिखना, ठीक है, ये सारा क्या है, रिफ्रैक्शन का कारण है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट, ये कारण नहीं होगा। नेक्स्ट, सन अपेयर्ड रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है दैट ऑल कलर स्कैटर्ड अवे एक्सेप्ट रेड, एक्सेप्ट रेड का जो स्कैटर होता है वो सबसे कम होता है, इसकी वजह से वो दूर तक ट्रेवल करता है, इसलिए हमारे आंखों में सिर्फ रेड ही पहुंच पाता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू व्हेन वी सी रेनबो, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन रिमेन्स बिहाइंड अस व्हेन वी फेस रेन ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि रेनबो जो बनता है, अगर सूरज अगर पश्चिम की ओर है तो रेनबो जो बनेगा वो पूरब की ओर बनेगा, अगर सूरज पूरब की ओर है तो रेनबो किधर बनेगा, पश्चिम की ओर बनेगा, किस, ठीक है। नेक्स्ट, ए लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम की बात करें, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हो सकता है या फिर क्रिटिकल एंगल का, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये भी बोल दिया कि क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ऑफ कंसर्न मीडिया पेयर सफर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो पेरिस्कोप किस पे वर्क करता है, तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। पेरिस्कोप देख चुके हैं हम लोग, कितने डिग्री का एंगल रहता है, 45 डिग्री का एंगल रहता है, ठीक है, पनडुब्बी वगैरह में। द ए मिराज अकर्स बिकॉज, तो मिराज जो अकर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है या फिर रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो फाइबर ऑप्टिक्स जो वर्क करता है, हम लोग जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो भी हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का जो चमकना होता है वो किसकी वजह से होता है, वो भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जब जैसे ही उसके अंदर घुसेगा, ठीक है, घुसने के बाद जब वो बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकले के ये करेगा, तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब घुसेगा तब हम लोग को कुछ नहीं पता चलेगा, जब निकलने के इसमें होगा तब पता चलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल्स राइजिंग थ्रू वाटर, तो बबल्स, एयर बबल्स का ग्लिटरिंग करना यानी चमकना जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज टू, पर्पस क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, तो इसका कंसेप्ट है ट्रांसमिट लाइट या फिर ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर का जो लाइट है उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है या फिर ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट, डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज रेड लाइट, ठीक है। रेड लाइट में हम लोग रेड ही क्यों देते हैं, क्योंकि रेड जो है वो कम डिविएट होगा, तो वो दूर से ही दिखाई पड़ेगा, वो दूर तक ट्रेवल करेगा रेड लाइट, ठीक है। तो अंडरगोज लीस्ट डिविएशन, तो सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका होता है, वॉयलेट का होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो ये हो जाता है वैक्यूम पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस ट्रेवल इन ग्लास विथ मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, कौन सा है जो कि ट्रेवल करेगा ग्लास में मिनिमम वेलोसिटी के साथ, तो यह जगह वॉयलेट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी टेक प्लेस व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन है कि डेंसर टू रेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर वाटर टू ग्लास हो रहा है तो वाटर क्या है, वाटर का देखे थे 1.33 और ग्लास का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास का। तो वाटर टू ग्लास तो होगा नहीं, वाटर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम, और ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम, जबकि टी आयर होने के लिए क्या चाहिए था, डेंसर टू रेयर होना चाहिए था। नेक्स्ट, ए लाइट वेव इज इंसिडेंट ओवर ए प्लेन सर्फेस विथ ए वेलोसिटी एक्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन द वेलोसिटी बिकम्स,
ठीक है। तो जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है, ठीक है, तो उसके वेलोसिटी पे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके वेलोसिटी पे क्या चेंजेस आता है, तो उसके वेलोसिटी सेम ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या किस में चेंज आता है, तो एम्पलीट्यूड में चेंज आता है, पहले देखे थे हम लोग एक बार। विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्सड, तो रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट याद है आपको, रेड गाँव, BR रेड गाँव है ना, तो वहीं से मिल जाएगा आपको माई कंट्री। ठीक है, तो वहीं से मिल जाएगा येलो कलर बनेगा। ठीक है, वो वाला डायग्राम बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि लाइट चैप्टर से थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।